अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इरम इकबाल चैनल पर और मैं हूं आप लोगों की राइटर इरम इकबाल। चलिए जी कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हर सांस तेरी खुशबू। राइटर इरम इकबाल। एपिसोड 19। हाँ, फंक्शन अपने अरूज पर था। दौरानी हवेली में इतनी गहमा गहमी देखकर दुश्मन हसद कर रहे थे और दोस्त खुशी मना रहे थे। खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया था। खानदान के सभी लोग परवेज़ दौरानी के टेस्ट की दाद दे रहे थे। खाना खाने के बाद लोग अपने घरों को जा रहे थे। बस चंद ही एक लोग दौरानी हवेली में बचे थे। जब शहराम खुर्रम का गिरेबान पकड़ता हुआ इसे एक ही जुस्त में परवेज़ दौरानी के सामने गिरा चुका था। खुर्रम की हालत देखकर जुलाब तड़प कर रह गए। जब बख्तावर आगे बढ़ने लगा तो शहराम ने उंगली उठाकर वार्न किया, खबरदार कोई आया तो इसका भी वही हाल होगा जो इस वक्त खुर्रम का है। मैंने किया है। खुर्रम शहराम के तशद्दुद की वजह से परवेज़ दौरानी के कदमों में गिरा पड़ा था। शहराम का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वफा उसका ये रूप देखकर सहम गई थी। शहराम, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुमने खुर्रम का ये हाल कर डाला है? जब परवेज़ दौरानी खुर्रम को सहारा देने के लिए झुकने ही लगे थे तब शहराम ने गुस्से में धारते हुए कहा, खबरदार दादा जान, अगर आपने इसकी हमदर्दी में एक लफ्ज़ भी बोला, आप नहीं जानते ये क्या करने वाला था। ये सबको फंक्शन में मसरूफ़ पाकर फ़ायदा उठाते हुए नीचे बेसमेंट की जानिब जा रहा था। जब मेरी इस पर नज़र पड़ गई, मैंने इसका पीछा किया। ये अलियास चौधरी को वहाँ से निकालने के लिए जा रहा था, मगर मेरी गलतफ़हमी इस वक्त दूर हो गई जब ये बेसमेंट के अंदर दाखिल होकर अलियास चौधरी को अपनी गन से मारने ही वाला था कि मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना ये हमारे बेसमेंट में अलियास चौधरी को मारकर खुद फरार हो जाता और सारा इल्ज़ाम दौरानी हवेली पर आ जाता। और दूसरी वजह मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये चाहता है कि हमें इसके काले करतूतों के बारे में कुछ पता ना चले। सॉरी दादा जान, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। जब आपने मुझे मना किया था कि अभी अलियास चौधरी के मामले को टाल दें, मुझे सब ठीक नहीं लगा था क्योंकि खुर्रम बहुत जल्द अलियास चौधरी तक पहुंचने ही वाला था। इसलिए मैंने इसकी खूब दुर्गत बनाकर इससे सब सच उगलवा लिया था। ये खुर्रम चचा के बारे में बहुत वक्त से जानता है। इसी ने ही अलियास चौधरी को चचा के पीछे लगाया हुआ था, मगर एक बार भी हमें नहीं बताया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम चचा तक पहुंच गए, वरना ये इन्हें अगवा करके हमसे अगवा बनाए तवान हासिल करना चाहता था। पहले अलियास ने खुर्रम के काले करतूतों के बारे में बता दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शहराम, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। मैं इस मामले को खुद हल करूंगा। तुम्हें इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं। दादा जान, आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? ये खुर्रम दौरानी हवेली से मुतल्लिक हर वक्त कोई ना कोई चाल चलता रहता है, मगर हमेशा आप मुझे खामोश करवा देते हैं। इस बार मैं चुप नहीं करूँगा। बख्तावर को सारी सिचुएशन की समझ आ गई थी। इससे पहले कि वह तमाम मामले को संभालने के लिए कुछ बोलते, परवेज़ दौरानी ने अपना फैसला सुना डाला। मैं खुद खुर्रम को पुलिस के हवाले करूँगा और इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊँगा ताकि आइंदा के बाद ये ऐसा करने की कोशिश ना करे। बख्तावर का तो बुरा हाल हो गया, क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें ये सब हरगिज़ मंजूर ना था। वाह सुसर साहब, ये क्या बात हुई? ये भी इस हवेली का नवासा है। इसको भी इतना ही हक मिलना चाहिए जितना इस हवेली के पौधे को मिलता है। कभी भी मेरी इस घर में कोई कदर नहीं की गई और अब मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपके पोते ने आकर झूठी बातें क्या कह दी, इस पर ही यकीन करके बैठ गए। बख्तावर, तुम तो रिश्तों की बात ना करो, क्योंकि कब तुमने कोई लिहाज रखा है? हमेशा अपने ही करते आए हो और बेटे की तरबियत भी वही की जैसे खुद थे। अगर तुमने खुर्रम की तरबियत खानदानी तरीके से की होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। अलियास चौधरी को तो सज़ा मिल गई थी और साथ में खुर्रम के लिए कोई माफ़ी नहीं है। परवेज़ दौरानी ने फ़ोन निकालकर पुलिस को फ़ोन मिलाया। अचानक से पूरा माहौल अजीब बन गया था। थोड़ी ही देर में पुलिस दौरानी हवेली में दाखिल हुई। बख्तावर तो परवेज़ दौरानी के फैसले पर दंग खड़ा था। जब इसने पुलिस को देखा तो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहने लगा कि अगर मेरे बेटे को पुलिस में दोगे तो तुम्हारी बेटी को अभी इसी वक्त इस उम्र में तलाक दे डालूंगा। फिर इस हवेली पर ऐसा धब्बा लगेगा जिसे कोई साफ नहीं कर सकेगा। इसलिए इज्जत को बचाओ। परवेज़ दौरानी, मेरे बेटे को छोड़ दो।
बख्तावर तुम क्या भूल रहे हो, हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की को तलाक नहीं हुई। हमारे ख़ानदान में तो और भी बहुत कुछ नहीं हुआ था। वो अगर हो गया है तो ये भी सही। बख्तावर का हवाला दौराब की जानिब था। परवेज़ दरानी ज़लाल का फैसला सुनकर बख्तावर का फैसला सुनकर सोचने पड़ गए। तब अचानक से ज़लाल की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, अरे मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। वैसे भी खान हवेली में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने इतने साल जिस तरह वहाँ पर गुजारे हैं मुझे ही पता है, और अब तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो बख्तावर मुझे तलाक तुम में इतनी ज़रूरत है कि तुम मुझे तलाक दोगे। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी भी तलाक नहीं दोगे। जिसकी नज़र मेरे हिस्से पर पड़ी है और दरानी हवेली से आने वाली मेरे नाम पर लगने वाली दौलत पर पड़ी है, वो मुझे तलाक देगा। तुमने खुद को समझ क्या रखा है जब जहाँ मुझे तलाक की धमकी दे डाली। अरे 2 तलाक, मैं देखती हूँ मुझे कैसे तुम तलाक देते हो। ज़लाल बोलने पर आई तो बोलती चली गई। ज़लाल की हिम्मत देखकर वहाँ पर सभी हैरान हो गए। फिर सबको खुशी भी बहुत हुई क्योंकि इसने बहुत सालों बाद ये हिम्मत दिखाई थी। परवेज़ दरानी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो इसी की वजह से मजबूर हो जाते थे। इतने में रियाज खान अलियास को पकड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचा। परवेज़ साहब को हमारी याद कैसे आ गई? इंस्पेक्टर परवेज़ दरानी से हाथ मिलाते हुए बोला। बस कुछ आस्तीन के सांप हैं जो कि डसने पर आ गई। इन्हें ही आपके हवाले करना था। मैं अपने हाथ खराब नहीं करना चाहता, इसलिए कानून के ज़रिए से सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। बेफिक्र रहे परवेज़ साहब, इन्हें तो ऐसे ही सज़ा मिली थी, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। इन्हें गाड़ी में डालो। इंस्पेक्टर ने अपने साथ आई नफरी को हुक्म दिया। वो खुर्रम और अलियास को घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए। परवेज़ साहब, कल मुलाकात होती है। बाकी कार्रवाई के बारे में मैं सुबह आपको आगाही दे दूंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर अलविदाई कलामात कहते हुए पुलिस गाड़ी की तरफ चला गया। बख्तावर खामोश खड़ा पुलिस की गाड़ियों को देखता रह गया क्योंकि इसकी आखिरी चाल भी ज़लाल ने नाकाम कर दी थी। वो किसी हारे हुए इंसान की मानित लग रहा था। अब्बाजान परेशान ना हो, मैं कभी भी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। इतने साल आपने मेरी वजह से जो सब्र किया, अब इसका पैमाना लबरेज हो चुका था। देखती हूँ कि बख्तावर कैसे कोई चाल चलता है। वैसे भी वो किसी हारे हुए इंसान से कम नहीं लग रहा। ज़लाल, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। खुर्रम तुम्हारा बेटा है और वो मेरा नहीं, बख्तावर का बेटा है। इतने सालों मैंने कभी मेरी बात नहीं मानी, उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। अपने बाप की ही मानता रहा। अब वो खुद अपना नुकसान भुगतेगा। ज़लाल बख्तावर का हाथ पकड़ते हुए अपनी गाड़ी की जानिब खान हवेली जाने के लिए बढ़ गई क्योंकि इसे अच्छी बीवी होने का भी फर्ज निभाना था। शहराम खुर्रम से खुद बदला लेना चाहता था, मगर परवेज़ दरानी ने दरमियान में पड़कर सारा मामला ख़राब कर डाला था। मगर उनके फैसले को ठीक समझते हुए शहराम खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद हवेली का माहौल कुछ बेहतर हो गया था। सब घर वाले ही हवेली में बचे थे। सभी मुलाजिम फंक्शन का बिखरा हुआ काम समेट रहे थे और साथ में सलीमा सबको हदायत दे रही थी। वफ़ा शहराम की नज़रों से पजल हो रही थी क्योंकि वो बार बार इसकी जानिब देख रहा था। वफ़ा वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी। शहराम इसका इरादा भांपते हुए बोला, दादा जान, आपने मुझसे वादा किया था कि रात का फंक्शन होने के बाद आप सबके सामने एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करेंगे। लगता है भूल रही हैं। क्यों इतने बेसब्रे बन रहे हो? मैं कुछ नहीं भूलता, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब वफ़ा की रुखसती हो जाए। बहुत वक्त गुजर गया है, अब वक्त ज़ाया किए बगैर वफ़ा को रुखसत कर दो। कुछ दिनों बाद घर में शादी के फंक्शन रखते हैं, तब तक मैं खुर्रम का मामला निपटा दूंगा। मैं शहराम और वफ़ा की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारा कोई एतराज़ नहीं सुनूंगा। वफ़ा का बचपन में ही शहराम के साथ निकाह हो गया था, अब कानूनी तौर पर दोबारा से होगा। मैं चाहता हूँ तुम एक बार वफ़ा की रजामंदी पूछ लो। जी अब्बाजान, जैसा आप कहें। शहराम की तो खुशी के मारे दिल में लड्डू फूट रहे थे, मगर वफ़ा एक लम्हा न ठहरी और चली गई। लगता है वफ़ा शर्मा गई है। रुखसार ने माहौल की तलखी को कम करने के लिए कहा क्योंकि वफ़ा का अंदाज बिल्कुल भी शर्माने वाला ना था। तो रात मैं चाहता हूँ वफ़ा का फ़ैसला हाँ में होना चाहिए। तुम हवेली की रस्म व रिवाज को
اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور ویسے بھی خاندان کے سبھی لوگ تمہارے واپس آ جانے کی وجہ سے وفا اور شہرام کے رشتے کا پوچھ رہے تھے۔ جی ابا جان، آپ پریشان مت ہوں، میری بیٹی ہے، میری بات ضرور مانے گی، دوران کہتے ہوئے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئے۔ رخسار بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ شہرام نے ان کو جاتا دیکھ کر پرویز دورانی کو زور سے حق کیا۔ تھینک یو دادا جی، آپ ورلڈ کے بیسٹ دادا جی ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن تم بالکل بھی اچھے پوتے نہیں ہو۔ پرویز دورانی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ کیوں دادا جان، اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے الیاس کا حال بہت برا بنایا ہوا تھا، بھلا کوئی ایسے بھی مارتا ہے؟ دونوں نے فلک شگاف کہہ مارا۔ شہرام نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، دادا جان وہ مان تو جائے گی، اس کے انداز دیکھ کر مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ۔ وہ کافی سالوں بعد حویلی میں واپس آئی ہے اور اسے تو کچھ یاد بھی نہیں، اس لیے اسے تھوڑا وقت دو، وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ پیار اور عزت دینے پر ہر عورت پگھل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے زاہدہ کو یہ رشتہ پسند نہ تھا، اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس خوشی مناؤ۔ وفا بیٹا، دروازہ کھولو، یہ کیا حرکت تھی؟ پہلے تمہاری ماں نے میرا امتحان لیا اور اب تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ دروازہ کھولو، مجھ سے بات تو کرو۔ مگر وفا نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ دراب کو پریشانی ہونے لگی، کہیں وفا غصے میں اپنے ساتھ کچھ برا نہ کر لے۔ رخسار، میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں وفا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی۔ وفا بیٹا، دروازہ کھولو پلیز، پاپا کی بات سن لو۔ مگر وفا نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ تب اچانک سے گیسٹ روم میں سے وفا کے چیخوں کا شور سنائی دیا۔ وفا کی چیخیں سن کر حویلی کے سبھی لوگ گیسٹ روم کے سامنے جمع ہو گئے۔ دراب کا تو برا حال ہو رہا تھا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب اچانک سے شہرام نے دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری، مگر کنڈی لگنے کی وجہ سے دروازہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف وفا کی چیخوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ جاری ہے پیارے ریڈرز، آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔